स्वागत है। पीएम मोदी फंसे, प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठक शुरू, भाजपा में मची हलचल। लेकिन आज बजट का भी दिन 1 फरवरी और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश हो रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका से जेफरी एप्स्टीन फाइल के 1,80,000 तस्वीर और 20,000 तकरीबन वीडियोस आने के बाद पूरे दुनिया में माहौल बिगड़ गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। कांग्रेस ने लेकर के इसको हल्ला बोला है और कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, जिन सवालों का जवाब अभी तक सरकार नहीं दी है। लेकिन आप दर्शकों को मैं वह चीजें बताना चाहूंगा जो पवन खेड़ा ने कहा है। पवन खेड़ा के तरफ से जो चीजें कही जा रही हैं वो तो कही ही जा रही हैं, लेकिन इसके बाद जो सुप्रिया सुले ने कहा है और 1 मिनट का वीडियो जारी किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सुप्रिया सुले ने कहा है एप्स्टीन ने मोदी के संबंध बताते जो ईमेल की है उनकी कड़ियां जोड़िए। जून 2017 में मोदी अमेरिका गए, ट्रंप से मिले। जुलाई 2017 में इजराइल जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नाचे गए, फिर कुछ काम बन गया। एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी से देश में पीएम का संबंध क्यों है? यह सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल उठाए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज जो दर्शाता है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए गए हैं वह कांग्रेस लिख रही है कि बेहद शर्मनाक है और एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन के 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा। एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर के नाचे और गाए। यह भी कहा कि ये काम कर गया। याद रहे प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा था। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25 से 26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। इसके 1 हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे गए और काम हो गया। यह जो चीजें तस्वीरें आई हैं, यह तस्वीरें चौंका रही है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्रहीन है उससे किसी देश के प्रधानमंत्री या भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को क्यों जरूरत पड़ी। इसके पहले आप दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले इनके ऊपर कई देशों ने रोक लगाया था वीजा को लेकर। इनके नाम से वीजा नहीं मिलता है। आज भी नरेंद्र मोदी के नाम से वीजा नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को वीजा मिलता है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर के बाकी देशों ने वीजा कैंसिल कर दिया? हमारे साथ उमेश जोशी जी हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसलिए भी करेंगे कि यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लोथों पर रोक तो लगाई है, लेकिन देश की जनता, युवा पीढ़ी या हर वर्ग के लोगों को अब न तो न्यायपालिका पे वह भरोसा रहा और न सरकार पे। लेकिन इसे रिवाइज करके फिर मार्च में पेश करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुछ कानूनी दांव पेच है, वह हम एडवोकेट उमेश जोशी जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एप्स्टीन फाइल पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस से यह जुड़े हुए भी हैं। सर आप आ जाइए, खड़े हो जाइए। आपका बहुत स्वागत है जोशी जी। जोशी जी, पहले तो यूजीसी को लेकर के ही चर्चा कर लें। यूजीसी को लेकर के जो बवाल कटा हुआ है, कांग्रेस भी हर जगह सड़कों पर है, लेकिन कांग्रेस को तो छोड़िए, वह मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस देश की सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली भी पार्टी है। लेकिन हर वर्ग के लोग क्यों सड़क पर आ गए इसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी ऐसा क्या है इसमें? मैं यह चाहूंगा कि आप कानूनी दांव पेच बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं आप, कोर्ट में वकील हैं आप,
तो आप हमारे दर्शकों को यह बताइए, क्योंकि आपको हमारे दर्शक बहुत लाइक भी करते हैं सारे प्रोग्राम को, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा विस्तार इसको दे कि आखिर यूजीसी है क्या और इसको लेकर के हाय तौबा क्यों इतना मचा है। देखिए गिरी साहब, एक ये जो कानून बनाया इन्होंने यूजीसी का, उसके अंतर्गत ये दिया गया है कि किसी भी कॉलेज में अगर कोई लड़का सवर्ण क्लास से आता है और वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और अगर ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के एससी कोटे का कोई लड़का या उसके कॉलेज को छोड़िए डिपार्टमेंटल में भी कहीं सर्विस में करता है, तो वो उसका इंटरव्यू अगले दिन या उसका पेपर है, अगर उसने ये कह दिया कि इसने मुझे घूर के देखा ये शब्द में ही उस पर ये धारा लागू हो जाएगी, जो कि नॉन बेलेबल है। तो पहले यह एससी एसटी के लिए था ना, ये बहुत पहले था कि एससी एसटी अगर कह दिया था उसे, जब कल्याण सिंह गवर्नमेंट आई तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन शब्द लगाया उन्होंने और वो कानून खत्म कर दिया गया कि बगैर इंक्वायरी के ऐसे तो मैं किसी पे भी आरोप लगा दूं कि साहब इसने मुझे कहा मैं यहाँ का बड़ा फार्मर हूँ, समझिए तो प्लस शेड्यूल कास्ट मेरा लेबर है, उससे मुकदमा करवा दिया, ऐसा हुआ विगत में। तो वो गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंची और तत्कालीन गवर्नमेंटों ने इसमें एक्शन लेकर ये कहा बगैर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करे, ऐसा थोड़ी कि आपने कह दिया और वो बस उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो लड़कों का भविष्य, जैसे मंडल आयोग के समय में कईयों ने आत्महत्याएं करी, तो वो ही स्टेज ये फिर आने वाली है। तो वो तो मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इस कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, स्टे दे दिया गया। लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत, आपने देखा होगा कोई फैसले दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ी देर बाद कानून बना देगी, क्योंकि संसद सर्वोपरि है। संसद में जब ये कानून पेश कर देंगे तो फिर उसमें तो ये उस दिशा की ओर हमारी वर्तमान गवर्नमेंट अग्रसर है। तो इसी को लेकर के सवर्ण क्लास में या तो भ्रम की स्थिति है, गवर्नमेंट उसे क्लियर करे कि भाई ऐसा नहीं है। तो जो एक्ट हमने अभी इसमें पढ़ा कॉलम 3, उसमें ये स्पष्ट दिया हुआ है, जिससे जो सवर्ण क्लास है, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, चौहान, सब में जो एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा हो गई है। कल काशीपुर में भी बहुत बड़े स्तर पर हर वर्ग की मीटिंग हुई अग्रवाल सभा में, उसमें भी यही लोगों का ये कहना था, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, प्रोफेसर है, अगर स्कूल का प्रिंसिपल या क्लास टीचर ये कह देंगे किसी लड़के को घूर के भाई तुमने फीस जमा नहीं करी है, तो वो उस टीचर के खिलाफ मुकदमा हो जाए। तो ये देखिए, ये कानून या कोई ये सही थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप हमें किस स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। आज तो लेकिन आज लोग लेकिन 2012 में भी इसको लेकर के हुआ था, तो इस 2012 वाले ही कानून को फिर से रिवाइज किया इन लोगों ने या उसी को फिर से लागू किया, या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फाइल तैयार हुआ है, सरकार ने किया रिपोर्ट तैयार? कोई सुप्रीम कोर्ट ने मना क्यों देती? सुप्रीम कोर्ट ने तो डांट लगाई है सरकार को कि आपने इस प्रकार का कानून लाकर समाज को तोड़ने का काम किया है। इस समय विदेशी शक्तियां जो है भारत को तोड़ने के लिए वो चाहती है, तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि पूरे देश को एक रखे। और वो आप, जबकि लोग ओबीसी समाज से, शेड्यूल कास्ट वर्ग से वैवाहिक रिश्ते जोड़ रहे हैं, कई हमारे सवर्ण क्लास के लोग शादियां कर रहे हैं अगर उनके विचार मेल करते हैं, ये इन्होंने सारी चीज खोल के इस प्रकार कर दिया जो कि गलत है। और इसी के लेकर के हमें अपने सांसदों का, विधायकों का, सब इनके विरुद्ध प्रदर्शन को लेकर जनता इस समय सड़कों पर है। तो क्या आपको लगता है यह कानून होना जरूरी है? यूजीसी ये होना ही नहीं चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे दिया है उन क्लोथों पर और कहा है कि 2012 वाला यूजीसी लागू रहेगा जब तक यह नहीं रिवाइज होकर के आता है, तो अब जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है? अब ये जो अब प्रस्तावित गवर्नमेंट है ये लाई है संशोधन यूजीसी में, उसमें ये लाई है जो मैंने अभी आपको बताया, ये कॉज है, उसमें सवर्ण समाज के विरुद्ध बहुत कुछ है। कॉलेजों में विशेष तौर से कॉलेज के छात्र छात्राओं का, इंटर कॉलेज से ऊपर के स्तर का या इंटर कॉलेज से, ये उन्होंने कर दिया हर कास्ट के खिलाफ बहुत बड़ा एक प्रचार और उनको प्रसारित करने का काम किया। तो आपको नहीं लगता कि अब इसको रिवाइज करेगी तो अगर सवर्ण को छोड़ देती है, ठाकुर ब्राह्मणों को इससे निकालती है, तो दलित अति पिछड़े इसमें आंदोलित हो जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे, भेदभाव हो जाएगा फिर तो इसको, तब तो ये कानून ही नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि उनको जो
देश की आजादी के समय से जो रिजर्वेशन है जो अम्बेडकर साहब ने दिया है, हाँ। उसके थोड़ी हम खिलाफ है, उसके हम पक्ष में उसी तरीके से रखिए। अब ये क्या आपने कर दिया कि जैसे मंडल आयोग में कर दिया था कि हायर कास्ट के लिए सारी नौकरियां खत्म, उनके कॉलेज में उनके ये कहते हैं कि पिछड़ा आदमी है वो मुकदमा लग जाएगा उन पे, तो ये देखिए गलत है ना, इससे झूठे मुकदमों को प्रोत्साहित मिलेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इसको लेके सुनवाई हो रही थी तो सरकारी वकील जनरल सॉलिसिटर इस पर क्यों नहीं बोले? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया तो जनरल सॉलिसिटर इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किए? वो चुप क्यों रहे? क्या सरकार की मिलीभगत है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट सरकार खुद नहीं कर सकती थी? उल्टा पड़ गया, लोग सड़क पर आ गए हर जगहों पर, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको स्टे लगाए। सुप्रीम कोर्ट तो इसको खारिज भी कर सकता था, खत्म कर सकता था इसे। अगर ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है नहीं सही है, तो इसे खत्म करना चाहिए था, कहना चाहिए 2012 वाला ही लागू रहेगा। लोकतंत्र में जो है सरकार के जो कानून लेकर के आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रथम स्टे पाता, तभी तो स्टे दिया, स्थगित हो गया कि वो कानून लागू नहीं होगा। और इनको अपना फाइल पक्ष, इनके गवर्नमेंट के वकील ने भी अपना पक्ष रखा हुआ है, ऐसा नहीं रखा, लेकिन उनको दिख रहा था कि हम गलती में है, सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो डांट थोड़ी खानी थी उन्हें। सुप्रीम कोर्ट में जहां दोनों पक्षों के हमारे जज थे, एक शेड्यूल कास्ट वर्ग से आते थे, वो भी समझते थे कि भाई ये गलत लाई है, तो वहां पे जो बातचीत होती है, हम लोग भी जब अदालत में जाते हैं तो हम समझ जाते हैं हम कहाँ गलती पे हैं। तो जब हम गलती पे होते हैं तो नहीं बोला जाता वहां पे। तो फिर सरकार इसका नाजायज फायदा भी तो उठा सकती है कि सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो इसके जगह पे वो क्या नाम है कि संसद में कानून बना दे, विधेयक ले आकर के बोले इसको हम रद्द करते हैं, और कानून बना दिया तो फिर उसको मानना पड़ेगा। ये सेम परिस्थितियां हाजिर हो जाएंगी। इसीलिए जब तक मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब तक जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होगी, जनता सड़कों पर नहीं आएगी, तो जनता को इस समय आना पड़ेगा। और जनता आ गई है, मैदान में आ गई है, कूद गई है। और जब जनता जनप्रतिनिधियों को घेरेगी तो जनप्रतिनिधि भी, क्योंकि अपनी पार्टी से बॉन्ड रहते हैं, जब उन्हें दिखेगा कि अब दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकते, पब्लिक के बीच में नहीं आ सकते, तो वो अपनी पार्टी पर दबाव डालेंगे और इस प्रकार का कानून खत्म होगा। तो ये सरकार तो लगातार कर रही है। अब चुनाव आयोग को लेकर के SIR का है मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज तक उसका संज्ञान ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है कि लिपापोती करते जा रहा है, तारीख पे तारीख देते जा रहा है। बिहार का चुनाव हो गया, पश्चिम बंगाल का आ रहा है, 12 राज्यों में और हो गया, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 22 लाख लोगों के नाम कट गए, 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस दे दिया कि नागरिकता साबित करिए। तो क्या नाम है कि जनता तो सड़क पर आ जाएगी, न्यायपालिका कुछ कर ही नहीं रहा है, तो न्यायपालिका तो लिपापोती कर रहा है। क्या आजकल अदालत में भी यही सब चल रहा है क्या? अदालत भी दलाली करने लगी है। नहीं, हाँ, तो फिर सरकार के आरोप सही नहीं है, तो अदालत ही आखिर SIR पर अभी तक नहीं आया ना फैसला। कितने महीने हो गए बताइए, बिहार का चुनाव भी हो गया, सरकार भी एक असंवैधानिक सरकार बन गई। अब क्या ना कि हरियाणा को लेकर के चुनाव आयोग ने बोला कि 29 लाख लोग फर्जी वोट डाले हैं, और राहुल गांधी ने 25,44,000 का बोले थे। तो अगर चुनाव आयोग मान रहा है कि 29 लाख फर्जी वोट पड़े हैं हरियाणा में, तब तो हरियाणा की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन न्यायपालिका तो इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, तो असंवैधानिक सरकार चल रही है ना देश में। न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं। हाँ। कानून बनाने का अधिकार जो है, पहले तो स्वतः संज्ञान ले लेती थी, वकील लोग भी क्या नाम है कि अपने तरफ से PIL जमा कर देते थे कि सर ये चीज गलत हो रहा है, अब तो नहीं दिखाई दे रहा। जो जनता नहीं तो चुन के प्रतिनिधि भेजे हैं संसद में। हाँ। अगर कल को ये उसको कानून को खिलाफ कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी बगैर सुने, हाँ। तो ये संदेश जाएगा कि ये हम तो चुने में पड़ते, आप संसद में अतिक्रमण कर रहे हैं, हाँ। दूसरे के क्षेत्राधिकार में कर रहे हैं, और न्यायपालिका ज्यादा वो हो रही है, फिर इस प्रकार की बातें होने लगती हैं। तो इस प्रकार संसद न्यायपालिका पर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब, लेकिन ये तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, खुल के सड़कों पर आना पड़ेगा, तब वो कानून चेंज होगा। संसद में कानून फिर गवर्नमेंट डर के मारे नहीं लाएगी। तो आप संविधान की बात करते हैं, हम भी तो संविधान की बात करते हैं। सरकार संविधान का वक्फ बोर्ड बिल आया था जो संशोधन 2025 सुप्रीम कोर्ट में गया था, अनुच्छेद 24, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन करके सरकार लाई थी। संविधान का ये सारे अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया, ये अपने दर्शकों को मैं बता चुका हूं कई प्रोग्राम में। क्या नाम है कि इसका जब वोट की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर कहा कि रिवाइज कीजिए, तो आखिर सही हुआ ना हुआ, उस पर रोक लगा दिया ना। तो क्या नाम है कि अब क्यों नहीं लगा, चुनाव आयोग पर क्यों नहीं? संविधान क्या हक देता है चुनाव आयोग को कि आप ऐसा नागरिकता मांगिए? कोई नागरिकता तो गृह मंत्रालय का काम है।
तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने में इतना वक्त लगता है, फैसला देने में, यह जानते हुए भी कि इस देश के नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बोल रहा है चुनाव आयोग। संविधान का अनुच्छेद 226 तो हक नहीं देता है इस चीज का, या 24 नहीं देता है हक इस बात का। तो अगर मांग रहे तो न्यायपालिका को इस पर संज्ञान तो लेना चाहिए, और न्यायपालिका में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई बेंच है नहीं कि जहां कोई जाएगा। और गैर संवैधानिक तरीके से सरकार आ रही है, बिहार में आ गया, हरियाणा में आ गया, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का हेराफेरी हुआ, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 22 लाख वोट कट गए, बिहार में 65 लाख कट गए, पश्चिम बंगाल में इस समय 75 लाख कट गए हैं, बाकी के 12 राज्यों में कट गए। तो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है कि एसआईआर पर फैसला नहीं दे रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सारी स्थिति को मद्देनजर रखे हुए और दोनों पार्टी को सुन के तब निर्णय देते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देना होता है। दोनों पार्टीज को सुन के दोनों पार्टी कहती है हमें अभी एविडेंस देना, ये देना। तो ये लोकतंत्र के स्तर में ठीक है, आपने कहा कि फर्जी वो हो गया, ये हो गया, लेकिन उस समय जो चुनाव हुआ तो हुआ ना, चुन के जनप्रतिनिधि वहां पहुंच गए चुनाव, तो ये एक बड़ी क्रिटिकल स्थिति होती है। मैं यही पे रोकूंगा सर, आप बोल रहे हैं कि ठीक है चुनाव हुआ, चुनाव संविधान के तौर पे होता है, संविधान से ऊपर तो नहीं है, न्यायपालिका भी नहीं है संविधान के ऊपर, संविधान से ही न्यायपालिका भी चलती है और संविधान से ही राष्ट्रपति भी चलते हैं। तो जब संविधान से चलते हैं, जब संविधान यह कहता है कि चुनाव आयोग को इस देश के हर 18 वर्ष के आयु के व्यक्ति को उसमें जोड़ना है, तो वोटर लिस्ट में जोड़ना है, तो मैं अगर सिंपल उत्तर प्रदेश की ही बात कर दूं तो 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, तो उसमें 1 करोड़ 90 लाख वोटर तकरीबन और जुड़ने थे। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान था ये, लेकिन वह जुड़े तो नहीं, 4 करोड़ 22 लाख नाम काट दिए। तो मतलब अगर 4 करोड़ 22 लाख लोग यह लोकसभा में भी वोट दिए हुए हैं, यह विधानसभा में भी वोट दिए थे, इसका मतलब तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी तरह से प्रधानमंत्री है, संवैधानिक नहीं है। अगर 4 करोड़ फर्जी वोटर है तो इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी असंवैधानिक है, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, या तो उस 4 करोड़ लोग को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। वह भगवान को प्यारे तो नहीं हो गए, है तो इसी दुनिया में, तो यह न्यायपालिका को नहीं देखा। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आप कानूनी दांवपेच से ही जानना चाहूंगा कि जब संविधान से ही सब कुछ चलना है, संविधान को दरकिनार नहीं कर सकते, राष्ट्रपति अगर कुछ करे तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, सरकार गलत कानून बनाए तो सुप्रीम, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कानून सीजीआई उस वक्त के चंद्रचूड़ किए थे ना, रद्द कर दिए थे ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की नहीं किए थे, कर दिए थे ना, 7 साल बाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे दौलतमंद पार्टी बन गई तब, जिसके अपने एक दफ्तर नहीं थे, पूरे देश के हर जिले में क्या नाम है कि उसका 5 सितारा दफ्तर हो गया, 5 स्टार होटल उसके सामने, ठीक है उसे छोड़ते हैं हम। लेकिन हम यह कहते हैं कि संविधान से ही जब होता है तो जो बार बार चुनाव आयोग सीजीआई के बेंच पर यह सामने कह रहा है कि हम तो नागरिकता पूछेंगे और नागरिकता साबित करना पड़ेगा, और संविधान कहता है कि नागरिकता गृह मंत्रालय पूछ सकता है और कोई नहीं पूछ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्यों नहीं फैसला ले पा रहा है? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, कौन सा संविधान रोक रहा है यहाँ पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरीके की हरकत नहीं करता कि संदेश ये जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने उकसाया जनता को। सुप्रीम कोर्ट के पास जो आता है तो सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू लॉ दोनों पार्टीज को सुन के, अब अगर एक पक्ष का ने कहा साहब मैं कुछ रोलिंग शॉट दिखाऊंगा, कुछ संविधान की और पढ़ाऊंगा, तो उसका समय देना पड़ता है दोनों पार्टीज को सुन के। ऐसा नहीं कि अभी कोई पुलिस पकड़ के ले आई कि कत्ल है साहब, इसे फांसी दे दो, उसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। सुनने का उसे टाइम लगता है, 4 5 साल लग जाते हैं। तो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, कर रहा है, लेकिन उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें खुल के सड़कों पर आना पड़ेगा संसद करने के लिए, क्योंकि आपने कहा गलत तरीके से आगे 1 करोड़ 1.5 करोड़, ठीक है, अब उसने सर्टिफिकेट तो लिया ना उन्हें, जो चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट दे दिया, प्रशासन डीएम ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया एमपी है, तो आज की डेट में एमपी है तो एमपी है, वो एमएलए है तो एमएलए है। अब उसके लिए तो फिर वगैरह इलेक्शन याचिकाएं होती है, चुनौती, अगर किसी का इलेक्शन गलत पाते हैं तो वो तो बाद में जांच का विषय है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते करते 5 साल बीत जाएगा। मुख्य चीज ये हो गया, मतलब कोई इसका मतलब न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलने वाला है, आंख पे पट्टी बनी हुई है, यह मान ले। नहीं, कई ठीक है, अब हम दूसरे मुद्दे पाते, यह बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरित्रता पर सवाल खड़ा हो रहा है। जेफरी एप्स्टीन फाइल से कांग्रेस ने ट्वीट किया है, आप कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं,
तो इसके लिए आपसे यह जानना है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्या हो गया कि एक चरित्रहीन व्यक्ति से दोस्ती करके उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना पड़ा? क्या हमारे देश की सरकार डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकती किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से? क्यों नहीं कर सकती संपर्क? तो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति से क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने किया? इसमें इसका मतलब कौन है चरित्रहीन? अब मैं आपको कांग्रेस के ट्वीट को ही दिखा देता हूं, जो बहुत जरूरी है दिखाना। और पवन खेड़ा ने भी किया है, ट्वीट किया है इसको लेकर के। ये देखिए, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से है यह कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन के 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा हुआ है। इजराइल दौरे के से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए थे, वहां एप्स्टीन से सलाह ली। इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब यह जेफरी एप्स्टीन का यह लेटर है जो उस फाइल में आया है इनके मेल आईडी से। इसमें सारा विवरण दिया है। तो जेफरी एप्स्टीन पे यह आरोप लगता है कि 16-17 साल की लड़कियों के साथ गलत काम वो करवाता था। उसमें बहुत सारी हस्तियां विश्व की है। 1,80,000 तस्वीरें आई हैं, 20,000 वीडियो हैं, बहुत सारे ईमेल एड्रेस है। हमारे देश के भी कई लोग, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। तस्वीर तो नहीं, लेकिन मेल का डिटेल आ गया है। तो यह तो फिर एक बहुत दागदार हो रहा है, देश पर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा ऐसे तो। ये हमारी नॉलेज में तो नहीं है। अब ये जांच का विषय है, वहाँ की सरकार जांच कर रही होगी, वहाँ की कोर्ट निर्णय ले रही होगी। अब पता नहीं, कोर्ट ने ही फैसला दिया यह सब नाम सार्वजनिक करने के लिए, तस्वीरें सार्वजनिक करने को। सार्वजनिक नहीं आ जाती, खाली आरोप से ही कुछ नहीं होता। अब आरोप लगे हैं तो उनकी जाहिर है कि जांच भी होनी चाहिए। तो इससे संकट में तो सरकार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इसका कोई प्रभाव पड़ेगा देश पे कि नहीं, अगर ऐसा चरित्र नजर आया? और बिल्कुल, अगर ये बात सही है तो प्रभाव पड़ेगा। अब ये तो आधिकारिक तौर पर क्या नाम है कि सारे मेल्स उपलब्ध हैं। मेल्स में इनका मोबाइल नंबर से लेके ईमेल आईडी से लेकर के इनका एड्रेस सब कुछ उसमें आ रहा है, खुल करके आ रहा है। तो जरूर कुछ तो कुछ होगा ही सामने, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है और शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद अभी शुक्रवार को भी 32 लाख करोड़ रुपए का मार्केट क्रैश हो गया। लगातार मार्केट गिर रहा है और यह चीजें गौतम अडानी को लेकर के जब सम्मन जारी हुआ है उसके बाद से ज्यादा होने लगी है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लोगों को बेरोजगार होते जा रहे हैं और यह सरकार कह रही है लगातार कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है क्या? कहाँ आगे बढ़ रहा? प्रेस में और उसमें दिख रहा, कहाँ आगे बढ़ रहा? महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। गरीब आदमी परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। तो फिर इसका क्या मतलब? रोजगार है नहीं देश के अंदर और लगे हुए रोजगार जा रहे हैं लगातार। तो इस तरह की जब परिस्थितियां बन रही हैं तो इसका रास्ता क्या है? मतलब ये सरकार तो सुन नहीं रही है, तो जनता आखिर करे तो क्या करे? जनता देखिए, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अब तो उसको सरकार का सारा खेल समझना चाहिए कि ये सरकार इस तरीके के खेल खेल रही है। कहीं धर्मवाद, अभी तक था हिंदुओं को एक कर लो, अब हिंदुओं में टुकड़े करने चालू कर दिए। अभी तक कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, अब उन्होंने आपस में ही मिला दिया, स्वर्ण क्लास और उसको क्लास। तो आप किसके हैं, क्या है, कुछ तो दिखाइए। आप अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी भिड़ा सकते हैं। तो ये जनता की समझ में धीरे धीरे आ रहा है और जनता इसका बदला आगामी चुनाव में लेगी अवश्य, ऐसा हमारा विश्वास है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो है आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से ये बातें जनता को समझाई जाएंगी, ऐसी हमें आशा है। अच्छा सर, 2 सवाल पूछूंगा आपसे, आप थोड़ा जल्दी में है इसके लिए मैं जल्दी प्रोग्राम खत्म करूंगा। पहला ये कि मनरेगा को लेकर के कांग्रेस बहुत एक्टिव है और गांव-गांव तक चौपाल लगा रही है।
लोगों को एक कर रही है। मजदूर लोग आकर के राहुल गांधी से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वह देश के। तो मनरेगा कानून को हटा करके जी राम जी इन लोगों ने लाया, तो मतलब इससे क्या मजदूर सड़क पर जो आकर के खड़े हो गए हैं कि उनको मजदूरी जो मिल रही थी थोड़ी बहुत, वह भी जब खत्म हो गई, या सरकार रोजगार लगातार खत्म कर रही है, एक पाखंड फैला रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? किस तरह से आने वाले वक्त में क्या हाल होगा लोगों का, उन मजदूरों का? अब तो मध्यम वर्ग के तो रोजगार जा रहे हैं, मजदूरों की भी पिट गई तब तो। बहुत बुरा हाल होने वाला है गिरी साहब। बहुत मजदूर सड़कों पर है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इसको जनता को समझाने के लिए इन्होंने जो धर्म नाम की अफीम जो सरकार ने दी थी कि धर्म से रहो आपस में, जो हिंदू मुस्लिम जो यहाँ की संस्कृति रही है बहुत पुरानी, लोगों के संबंध है, दोस्ताना संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, उसको भंग करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश करी थी और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, और अब हिंदुओं में ही लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वोट लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है गवर्नमेंट। भाजपा जो है बहुत बुरा इस देश के साथ करने जा रही है और ये जनता की समझ में आ रहा है। मनरेगा के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए माननीय खड़गे जी के और राहुल गांधी जी का आदेश से जगह जगह चौपाल गांव में लगाई जा रही है। उत्तराखंड में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार बहुत काम हो रहा है और काशीपुर में अभी हमने यहाँ पर मुशर्रफ हुसैन की नियुक्ति की है मनरेगा की जानकारी लोगों को जाने के लिए। जैसे आप गांव गांव घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आज ये ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हुए हैं, यहाँ के लोगों को जो आपने जानकारी दी है, ये बताया है, ऐसे ही लोग जागरूक होंगे और उनको फल मिलेगा। और आप जिस प्रकार प्रेस और गांव में यहाँ के ये जो कि अनुसूचित जाति बहुल गांव है, इस गांव में आप आए हैं, ओबीसी यहाँ की ग्राम प्रधान है, तो यहाँ आप आए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को ऐसे जानकारी होगी और इसका फल आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, जिस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगती है, इसको आप कैसे लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट डिग्री तो दिखाते नहीं है और शंकराचार्य का डिग्री मांग रहे हैं ये लोग? बड़ी हास्यास्पद बातें करते हैं। कहाँ है सरकार के पास, कहाँ है इनके पास, कौन सी डिग्री है? अब ये संत तो संत होते हैं, संत की क्या डिग्री होती है? अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को योगी कहा जाता है, अब उनसे कहेगा योगी की डिग्री दिखाओ। अब योगी वो है जो काम कर रहा है, कोई ये प्रोफेशनल डिग्री थोड़ी है। तो अब आपसे ही मांगने लगे कोई, हाँ साहब योगी साहब अपनी डिग्री दिखा, तो वो योगी कोई डिग्री थोड़ी होती है। ठीक है, पढ़े लिखे की डिग्री होती है, वो काम कर रहे हैं, शंकराचार्य समाज सेवा में लगे हुए हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यही तो डिग्री होती है। इसमें और क्या है, और कोई सर्टिफिकेट थोड़ी होता। अब ये तो उनसे डिग्री मांग रहे हैं। इसका आने वाले वक्त में चुनाव में कोई असर आप देख रहे हैं कि पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अब जागरूक हो गई है, लोग समझ गए कि ये खाली हमें हिंदुत्व की आड़ में एक धर्म की जो अफीम पिछली चुनाव के समय जनता ने दी थी, अब वो हमसे हटेगी और लोग वास्तविकता को समझ रहे हैं। और चुनाव आयोग ऐसे करते रहेगा तब तो विपक्ष कभी सत्ता ही में नहीं आएगा। तो इन्होंने अपने कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। आपने देखा होगा कि हम माननीय हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने नाम लिए 3, इनको जो है आते ही हटा दिया जाएगा। अब जब इन्होंने अपने, तो जब आएंगे तब न, जब ये वोट चोरी हो जाएगा तो दूसरी सत्ता कैसे आएगी? आएगी, तो करा जाएगा, इस पर विचार होगा, सब लोग लगे, क्रांति होगी, जनता की क्रांति। ठीक है जोशी जी, आपको जल्दी भी है इसलिए मैं आपको छोड़ूंगा, लेकिन आप दर्शकों को मैं ये बोलूंगा, आज उमेश जोशी जी थोड़ा जल्दी में है, इसके लिए क्या नाम है कि कार्यक्रम को मैं, की डेथ हो गई है रमेश सहगल, इसके लिए मैं कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल रह गए, आप दर्शकों के भी जो उमेश जोशी जी से पूछने थे नहीं पूछ पाया, फिर इनसे अगला कार्यक्रम जरूर करूंगा और जल्द करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।